बेहतर माना जाता है। नंबर 3, भारत के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी इस संबंध में मौलिक प्रयोग किए हैं। भारत के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी इस संबंध में मौलिक प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए प्रोफेसर N.K. चड्ढा और डॉक्टर दिलीप सिंह, प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिए प्रोफेसर N.K. चड्ढा और डॉक्टर दिलीप सिंह ने 3 आधारों पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की व्याख्या की। तीन आधारों पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की व्याख्या की। डैश लगा के लिखिए। नंबर 1, इमोशनल कॉम्पिटेंसी। इमोशनल कॉम्पिटेंसी। दूसरा, इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक परिपक्वता। और तीसरा, भावनात्मक संवेदनशीलता, इमोशनल सेंसिटिविटी, भावनात्मक संवेदनशीलता। अब नीचे लिखो, इन तीनों क्षमताओं के परीक्षण के लिए उन्होंने 15 प्रश्नों पर आधारित इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट EIT निर्मित किया। इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट निर्मित किया जिसके उत्तरों को 0 से 20 तक अंक दिए जाते हैं। जिसके उत्तरों को 0 से 20 तक अंक दिए जाते हैं। 285 से अधिक अंक अति उच्च EI के संकेतक हैं। जबकि 150 से कम अंक अति निम्न EI के संकेतक हैं। अब निष्कर्ष जैसा 4 लाइन में लिखिए। सच यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस या EI के मापन की कोई भी विधि पर्याप्त वस्तुनिष्ठ नहीं है। EI के मापन की कोई भी विधि पर्याप्त वस्तुनिष्ठ नहीं है। पूर्णविराम। इसका कारण यह है कि अधिकांश विधियां उस व्यक्ति की राय के अनुसार ही मापन करती हैं, उस व्यक्ति की राय के अनुसार ही या आधार पर ही मापन करते हैं जिसका परीक्षण किया जा रहा है। इतना अवश्य है कि किसी व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में एक मोटा अनुमान इन विधियों से लग जाता है। पूर्णविराम। ये उस प्रश्न का उत्तर है जो कभी आएगा ही नहीं।
मतलब अभी तक तो नहीं आया है, क्या पता आपके सामने आना लिखा हो तो फिर आ जाएगा तो आ जाएगा। एक क्वेश्चन में 0 से 20, कुल 15 प्रश्न है, 300 हाईएस्ट हैं, तो 285 प्लस का मतलब वेरी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अगर कंफ्यूजन है तो उसको लिखिए प्रति प्रश्न 0 से 20 के बीच में अंक मिलते हैं उसमें, कुल मिला के नहीं। अब मेरी तरफ से अंतिम हिस्सा इस टॉपिक का है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के इस कंसेप्ट की आलोचनाएं क्या क्या है। बनाओ हेडिंग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विचार की कमियां या आलोचनाएं। कुछ अंग्रेजों का नाम भी लिखवा देता हूं, वो नाम लिख के आइएगा, आधा नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत की आलोचनाएं या कमियां। नंबर 1 लिखिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बुद्धिमत्ता कहना गलत है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बुद्धिमत्ता कहना गलत है। इसके आगे लिखिए एक दो के नाम। एक आदमी है लोक, LOCKE, लोक, और एक है आइसेंक, AYESENCK। अलग अलग हैं, मतलब अध्ययन भी अलग अलग हैं। लॉक तथा आइसेंक जैसे मनोवैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बुद्धिमत्ता का संबंध भाषाई, गणितीय, तार्किक बोध, भाषाई, गणितीय कर लीजिए, तार्किक बोध व अमूर्तीकरण। अमूर्तीकरण के लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? एब्स्ट्रैक्शन। अमूर्तीकरण या एब्स्ट्रैक्शन जैसी क्षमताओं से है, जबकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध इनके साथ नहीं है। जबकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध इनके साथ नहीं है, अतः इसे बुद्धिमत्ता शब्द से जोड़ना गलत है। नंबर 2, तीन लोग हैं, एक का नाम लिखो रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स का तर्क है कि जिसे गोलमैन, सेलोवी और मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, जिसे गोलमैन, सेलोवी और मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, वह सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस, वह सामाजिक बुद्धिमत्ता की उस धारणा से अलग नहीं है जो किसने दी थी 1920 में? थॉर्नडाइक। जो 1920 में थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत की थी। जो 1920 में थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत की थी। हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित, हॉवर्ड गार्डनर, बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, मत देखो बोर्ड पर, हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित इंटरपर्सनल व इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से भी अलग यह नहीं है। इंटरपर्सनल व इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से भी अलग यह नहीं है।
नंबर 3, EI के मापन का कोई भी तरीका वस्तुनिष्ठ नहीं है। EI के मापन का कोई भी तरीका वस्तुनिष्ठ नहीं है, अतः इसके आधार पर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना या उसके भविष्य का पूर्वानुमान करना निरर्थक है। चौथा, वस्तुतः जिसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहा जाता है, वह एक कौशल है, न कि बुद्धिमत्ता। सामाजिक स्मार्टनेस या सोशल स्मार्टनेस का यह कौशल व्यक्ति के सामाजिक परिवेश से विकसित होता है। इसे इंटेलिजेंस वर्ग में रखना अनुचित है। कुल मिला के ये 3-4 आलोचनाएं होती हैं। कभी कोई पूछे तो लिख के आ जाइएगा बस। अब मेरी तरफ से टॉपिक हुआ समाप्त। अब निकालिए सवालात निकालो भाई। राजनीति EI, मैंने कहा था कि आपके नोट्स में दिए सिविल सेवाओं में, पॉलिटिक्स में कैसे EI हेल्प करती है। आप मोदी जी के व्यवहार को ठीक से स्टडी कर लो, EI का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उनकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर उनके स्पीच में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, उन सब पे गौर कीजिए। मतलब मोदी जी इमोशनल इंटेलिजेंस के पॉलिटिक्स में प्रयोग के जीते जागते सैंपल हैं, सबसे बड़े सैंपल हैं। ठीक है। जैसे एक बार बराक ओबामा भारत में आए और गुजरात गए, वहां भाषण शुरू किया, बोले केम छो, केम से खेम छो, ऐसे बोले खेम छो। तो जो गुजराती लोग वहां पर बैठे थे उन्होंने क्या किया होगा उसके बाद? खूब हल्ला मचा दिया, एकदम गिरने को हो गया खुशी के मारे। ये होती है नेतागिरी। 2 शब्द आपने बोले, उन 2 शब्दों से वो सारी दीवार ढह गई जो 2 अजनबियों के बीच में थी, जिसको आइस ब्रेकिंग कहते हैं सेमिनार की दुनिया में। अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो आया था डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद नमस्ते, जब ये हाउडी मोदी हुआ उसमें ऐसी बातें बोल रहा था। तो नरेंद्र मोदी उस प्रोग्राम में हाउडी मोदी में उन्होंने भारत की 10-15 भाषाओं में एक वाक्य बोला, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका में जो उनके ऑडियंस है वो केवल गुजरात वाले तो है नहीं, न केवल हिंदी प्रदेश के हैं, बहुत सारे उसमें तमिलियंस हैं, तेलुगु वाले हैं, कन्नड़ वाले हैं। उन सब भाषाओं का इस्तेमाल किया। ये होता है कनेक्ट करना सबके साथ, सबको लगे कि हमारा ही आदमी है। फिर कपड़े देखिए, नेता लोग जाते हैं जैसे ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो ट्राइबल कैप पहन लेते हैं। मोदी जी एक छोड़ के सारी टोपियां पहनते हैं देश में। सारी टोपियां उनको पसंद है, एक ही टोपी पसंद नहीं है, बाकी हर टोपी पसंद है। क्यों पहनते हैं? क्योंकि जिस इलाके में गए वहां की वेशभूषा पहनी तो वहां के लोगों को लगा हमारा ही व्यक्ति है। वहां की भाषा, फिर वो हर जगह जाके बोलते हैं कि मित्रों मैं तो यही पैदा होना चाहता था। इस सवाल कितना गहरा लिंक है, यही बात है। बस ये सब क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है। नेताओं में ये बड़ा अच्छा लक्षण है।
सोनिया गांधी के पति की हत्या हुई, सोनिया गांधी ने पति के हत्यारों की फांसी की सजा को माफ करने के लिए अपील कर दी। इससे जो मैसेज जाता है जनता में वो जाता है कि अरे यार मानना पड़ेगा। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। बीजू पटनायक, नवीन पटनायक के पापा थे, एक भाषण में कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे थे, खुल के बोल रहे थे कि अगर आपको कोई भ्रष्ट अधिकारी दिखे, मैं आपसे कह रहा हूं उसे थप्पड़ मार दो, मैं देख लूंगा। ऑडियंस में से कहा कि उन्हीं को मार दिया। लेकिन उस आदमी की क्षमता देखिए। उसके बाद क्या हुआ, मुस्कुराए, जेब से 100 रुपए निकाले, उसको दी और बुलाया, आप सबको ऐसा होना चाहिए। उसके बाद वो आदमी मिला नहीं फिर। अलग शायद मिला, मैं मजाक कर रहा हूं। अच्छा, किसका मन नहीं करता झापड़ खाने के बाद कि 2 कसके लगा दूं। पर ये है इमोशनल मैनेजमेंट कि इस समय अगर मार दूंगा तो इलेक्शन गया। इस समय कैसे मैनेज करें कि इस बात को भी कन्वर्ट कर दूं वोट लेने में। ये तेवर होता है, मजाक छोड़ना है। और मोदी जी हैं। मोदी जी इस फाइन आर्ट के चरम पुरुष हैं। बाकी तो बच्चे हैं सब लोग, तो वो तो चरम पुरुष है मोदी जी इस चीज में। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में महात्मा गांधी के बाद मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने समझा है कि मासेस को कैसे अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। मैं उनकी पॉलिटिक्स की तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये तारीफ कर रहा हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे पॉलिटिक्स में होता है। ये देखना हो तो महात्मा गांधी के बाद नंबर 2 पे यही दिखेंगे। नेहरू तो उस स्कूल में कंपार्टमेंट में पास हुए हैं जिसके टॉपर नरेंद्र मोदी और जिसका सिलेबस बनाया था महात्मा गांधी ने। उनको अच्छे से पता था कि अखबार बहुत कम छपते हैं, छपते भी तो पढ़ेगा कौन, साक्षर नहीं है लोग, अखबार पढ़ नहीं पाते हैं, टीवी है नहीं, रेडियो नहीं के बराबर है, ना इंटरनेट है, कुछ नहीं है। देश को इकट्ठा करना है, कैसे करेंगे, दांडी यात्रा, पैदल चलेंगे 18-20 दिनों तक ताकि खबर फैलने का टाइम मिले पूरा। जैसे रथ यात्रा की लोह पुरुष जिनका लोहा जंग खा गया बाद में, उन्होंने की थी ना। तो ये होता तरीका। इससे क्या होता है कि आप पूरे मासेस को एक कर लेते हैं। और ये महात्मा गांधी से बड़ा कौन सीखेगा। देश गरीब है, देश को ये एहसास करवाने कि मैं तुम में से एक हूं, उन्होंने अपने शरीर पर ऊपरी हिस्से में कपड़े पहनना बंद कर दिया कि जब देश में लोग गरीब है तो मैं कैसे पहनूं। अब ये जो इमोशनल मैनेजमेंट है, ये कौन क्या खा के कोई करेगा। जो अपने कोट पे लिखवाता और नाम अपना लगातार, वो कैसे करेगा। ये मतलब व्यक्तिगत आलोचना ही नहीं, मैं हंसी मजाक के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि अलग अलग लोग कैसे पॉलिटिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप केजरीवाल को देखिए, उसको पता है कि उसका वोट बैंक गरीब आदमी है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ठीक कपड़े नहीं पहन सकता है, दिल्ली का सीएम इतना गरीब नहीं होता है। दिल्ली का बजट आज से 5 साल पहले 50,000 करोड़ का था, अब मेरे ख्याल से 80-90 हजार करोड़ के बीच में है एक साल का बजट। कितना? 87 है। 48,000 करोड़ के बजट को बढ़ा के 87,000 करोड़ पे लेके आए हैं। इसमें इस पार्टी की मतलब सफलता भी है, ये जिन्होंने कैसे मैनेज किया वो एक अलग मैकेनिज्म है। लेकिन 87,000 करोड़ के एनुअल बजट वाला मुख्यमंत्री ठीक से कपड़े ना खरीद पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप देखेंगे कि पैंट बहुत ढीली पहनते हैं, अच्छी नहीं पहनते हैं, और कमीज कई बार एक साइड की बाहर निकली होती है। इसको कहते हैं केयरफुल केयरलेसनेस, बहुत सावधानी से ओढ़ी गई लापरवाही, ताकि जनता को लगे ये तो हमारे जैसा ही है। इसको तो ये भी नहीं पता कि कैसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो हमारे जैसा है तो। और इसको अगर आप सोचने की बाई चांस हो जाता है, अरे इसके पीछे कितने दिमाग लगे होते हैं उसके पीछे। केजरीवाल जी बाई तरफ से बाहर निकाल लो, हाँ पैंट थोड़ी फटी, अरे यार प्रेस की हुई है, मुचड़ उसको, अच्छे से मुचड़ दिया, पहनो उसको, हाँ अब ठीक लग रहा है। एक पोस्टर वाली फोटो खींची, हाँ ऐसे ही जाना है। तो ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, समझ गए। हाँ, खाली बुके लेके जाना नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है। चलिए निकालिए, प्रश्नों की सूची निकालिए। देखिए पहला सवाल क्या है।
भावनात्मक प्रज्ञता क्या होती है? आप सोचेंगे प्रज्ञता कहाँ से आ गई, है ना? तो अंग्रेजी में देख लेना है। भावनात्मक प्रज्ञता क्या होती है और यह लोगों में किस प्रकार विकसित की जा सकती है? किसी व्यक्ति विशेष को नैतिक निर्णय लेने में यह कैसे सहायक होती है? 3 हिस्से हैं प्रश्न के। पहला हिस्सा है भावनात्मक प्रज्ञता क्या होती है, बता देंगे इसका उत्तर। वही 4 बातें या 5 बातें। चिंटूवाद के अनुसार 4 बातें हैं और गोलमैन के हिसाब से 5 बातें हैं। इन 5 क्षमताओं के समुच्चय का नाम है भावनात्मक प्रज्ञता। ठीक है। यह लोगों में किस प्रकार विकसित की जा सकती है? तो बच्चों में ऐसे और बड़ों में वैसे। याद है ना? SEL, और यह मौका मिलते क्रियो का नाम जरूर लिख देना, CREIO फुल फॉर्म के साथ। ठीक। किसी व्यक्ति विशेष को नैतिक निर्णय लेने में यह कैसे सहायक होती है? देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक तो इसका उत्तर यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में नैतिक निर्णय लेने में सहायक नहीं होती है। यदि साथ में मूल्य अच्छे हैं, संस्कार हैं, सद्गुण हैं तो होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस में एक पक्ष है एम्पैथी, और एम्पैथी के लिए कुछ लोग मानते हैं कि एम्पैथी अगर हमारे अंदर है तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम नैतिक निर्णय लेंगे। तो एक तो वो वाला स्टैंड है ही हमारा कि इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति को नैतिक होने में सहायक होगी, अनिवार्य नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये इस बात से तय होता है कि व्यक्ति का अपना नैतिक जो स्तर है, उसका आचरण का, चरित्र का, मूल्यों का, वो कैसा है। दूसरा आप कह सकते हैं कि एक बात जरूर है कि क्योंकि एम्पैथी इस क्षमता का हिस्सा है और एम्पैथी वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की पीड़ाओं को, परेशानियों को महसूस कर पाता है, इस वजह से एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति नैतिक होने की ओर सकारात्मक रुख रखता हो या झुका हुआ हो। दोनों पॉइंट्स आप समझ पा रहे हैं? मन में ही नोट कर लिया आप लोगों ने? हाथ तो चला नहीं आपका कागज के ऊपर, मन में ही नोट कर लिया। सेकंड वाला ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में क्योंकि 5 हिस्सों में से एक हिस्सा एम्पैथी है, परानुभूति। एम्पैथी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दूसरों के दुखों को महसूस करना। तो जिसमें दूसरों के दुखों को महसूस करने की क्षमता होगी, ये ज्यादा संभावित है कि वो नैतिक बनेगा। तो इस सेंस में आप कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति को नैतिक बनाए, इसकी संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है एम्पैथी की वजह से। हो पाएगा? एक और बात आप कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ रेगुलेशन है, और जो उत्तेजना में होने वाले अपराध हैं वो सेल्फ मैनेजमेंट न होने से होते हैं। तो क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट इसका एक हिस्सा है, तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के अपराधी व्यवहार के होने की संभावना कम हो जाती है यदि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। तो 2 पक्ष आप इसके पक्ष में 2 बिंदु लिख सकते हैं। तो जो ये हिस्सा है ना, किसी व्यक्ति विशेष को नैतिक निर्णय लेने में यह कैसे सहायक होती है, इसमें 2 बातें लिखी। एक तो एम्पैथी, दूसरों का दर्द समझना। दूसरा इमोशनल मैनेजमेंट, कि अगर अनैतिक इच्छा मन में आ भी रही हो तो उसे कंट्रोल करने का दम होना, साहस होना, ये पक्ष। तो इसका उत्तर आप लिख लेंगे अब धूमधाम से। चलिए दूसरा सवाल। क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। ए, चर्चा कीजिए कि यह किस प्रकार नकारात्मक संवेगों और अवांछनीय व्यवहारों को पैदा कर देता है। बी, इसे कैसे व्यवस्थित एवं नियंत्रित किया जा सकता है। देखो पहली बात तो ये है कि जो स्टेटमेंट ऊपर है उसके बारे में पूछा नहीं है, लेकिन तब भी आप चाहें तो एक आध कमेंट कर सकते हैं। दुनिया में एक भी ऐसा इमोशन नहीं है जो हानिकारक है, और एक भी ऐसा इमोशन नहीं है जो फायदेमंद है। सब मामला कॉन्टिन्यूम का है, ये हानि, ये फायदा। अब बताइए खराब से खराब इमोशन बताइए जो केवल नुकसान पहुंचाता हो। उसके मैं 4 फायदे आपको गिनवाता हूं अभी। घृणा। घृणा केवल नुकसान है या घृणा से फायदा भी है? फायदा है। एक तो ये कि जो व्यक्ति बुरा है उसके प्रति घृणा रख के आप एक सोशल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आपकी घृणा अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरित कर सकती है एक गलत व्यक्ति से दूर होने के लिए,
इसमें क्या बुरी बात है? ऐसे गुस्सा है, जिसे एकदम गुस्सा नहीं आता ना, उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, धनुष जैसी हो जाती है। थोड़ा गुस्सा होना चाहिए, है ना? अहंकार पे भी आते हैं, थोड़ा सा गुस्सा होना चाहिए। बस उसका कहाँ उपयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, ये समझ रहे तो ठीक है। अहंकार मेरे ख्याल से ना इमोशन का नाम नहीं है। अहंकार तो एक स्थिति है। इमोशन का मतलब है गुस्सा, प्रेम, नफरत। इमोशंस ये होते हैं। मैंने दुनिया में कहीं अहंकार नाम का इमोशन सुना नहीं है। अहंकार तो एक व्यक्ति की एटीट्यूड का पक्ष हुआ कि उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो खुद को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। तो पहली बात ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा प्रश्न है ना, आप शुरू में कहें यह सही है कि क्रोध हानिकारक नकारात्मक संवेग है, किंतु कोई भी संवेग केवल हानिकारक नहीं होता। यदि क्रोध का इस्तेमाल सीमित मात्रा में नकारात्मक स्थितियों पर किया जाए तो यह लाभदायक संवेग भी हो सकता है। और जब भी कुछ सिद्धांत दें, साथ में एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कोई यदि बच्चा गलती कर रहा हो तो माता पिता को उस पर क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना? क्रोध की अभिव्यक्ति चप्पल से जरूर थोड़ा ना करनी, डंडे से क्या करना है, डांट के कर लीजिए। लेकिन कहीं कहीं माता पिता का क्रोध उस बच्चे को ऐसी गलतियां करने से रोकता है जो बाद में उसको समझ में आएगा कि उससे गलत हो गया था। तो क्रोध बुरा है या क्रोध अच्छा है? जैसे दाग अच्छे हैं, ऐसे क्रोध भी अच्छा है। ठीक, हमेशा अच्छा नहीं है, ज्यादा हो तो अच्छा नहीं है। अब आइए दोनों पक्षों पर चर्चा कीजिए कि यह किस प्रकार नकारात्मक संवेगों और अवांछनीय व्यवहारों को पैदा कर देता है। क्रोध से ऐसा क्यों होता है कि हमारा व्यवहार नकारात्मक हो जाता है, मतलब अवांछनीय हो जाता है, और संवेग नकारात्मक हो जाते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है। कोई भी इमोशन अगर एक लेवल से आगे जाएगा, देखो यूं समझो, ये चित्र ठीक नहीं है लेकिन समझने का प्रयास करते हैं। ये चित्र मैं जीवन में पहली बार बना रहा हूं, मुझे अभी दिमाग में सूझा अचानक समझाने के लिए। ठीक है, ये भावनाओं का समुद्र है। इसके बीच में ये जो स्तंभ के रूप में है, ये है बुद्धि। ठीक, तो भावनाएं बुद्धि के आसपास रहती हैं, उसको प्रभावित करती हैं, सामान्य बात है। ठीक, फिर क्या होता है कि भावनाओं की दुनिया में सुनामी आ जाती है, कभी कभी तूफान आ जाता है। तो जैसे तूफान आता है, ये ऐसे करते करते यहाँ तक भावनाएं आ जाती हैं। ये बना के मत आना, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ही भावनाओं की इंटेंसिटी बढ़ती है, पहली बात तो भावनाओं की इंटेंसिटी नहीं बढ़ती है, भावना की इंटेंसिटी बढ़ती है। आमतौर पे जब बहुत तीव्र भावुकता होगी वो एक भावना पे होती है, ग्रुप पे नहीं होती है। जिस भावना की इंटेंसिटी बढ़ेगी वो भावना इतनी तीव्र होगी कि बुद्धि उसके सामने छोटी पड़ जाएगी, उसके अंदर समा जाएगी। तो बात क्रोध की नहीं है, कोई भी भावना हो, प्रेम ही क्यों ना हो। जब प्रेम की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है तो लोग क्या बोलते हैं कि ये प्यार में समझदार हो गया कि पागल हो गया? क्यों बोलते पागल हो गया? बावड़ा हो गया प्यार में। He has fallen in love। अंग्रेजी में भी राइजन इन लव नहीं बोलते हैं, He has fallen in love। प्यार में गिर गया है, उठा नहीं है प्यार में, उठ ही जाएगा किसी दिन, अभी तो प्यार में गिरा है। इसलिए बोलते हैं कि वो इमोशन इतना इंटेंसिफाइड होता है, इतना इंटेंस होता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। और कंसंट्रेशन एक लेवल तक काम में है, जो आप कहते हैं ना कि कंसंट्रेशन से पढ़ो, इतनी कंसंट्रेशन हो कि ध्यान ना भटके, ये काम में है, डिजायरेबल है। एक स्तर के बाद कंसंट्रेशन हो जाती है अनकंट्रोल्ड, इसको बोलते हैं फिक्सेशन या पागलपन। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो मानसिक विक्षिप्त हो, मतलब उसका आईक्यू कम नहीं है, एक तो हम कहते हैं कि किसी का आईक्यू इतना कम है 25, 30, 40, 45 है, तो वो समझ ही नहीं पा रहा, एक तो वो मामला हुआ। आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा या नहीं, बताइए अपने अनुभव से, जिसका दिमाग बहुत तेज है पर पागल हो गया? दिमाग ठीक था, अच्छा खासा दिमाग था, बावड़ा हो गया एकदम। बावड़ा समझते हैं? हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा से बावड़ा, है ना?
बावड़ी भी होती है, खाली बावड़ा नहीं होता है। बावड़ी होगी ऐसे ही बोलते हैं। तो हाँ, हरियाणा में सबसे शुभ गाली मानते हैं बावली बूझ, सबसे शुभ गाली मानी गई। इसका मतलब बहुत बेसिक गाली की शुरुआत, सबसे पहली गाली जो होती है ना, वहां शुरुआत करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कैसे होता है, इसको बोलते हैं फिक्सेशन, स्थिति का नाम है। आप सबने देखा होगा, मैं एक व्यक्ति का जिक्र करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लाइब्रेरी है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, मैंने बताया था कभी आपको? हाँ, देखा होगा आप लोगों ने। अगर आप डीयू कभी गए होंगे तो वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। एमफिल पीएचडी करने वाले लोग वहां बैठ के रिसर्च करते हैं। मतलब मैं जब पीएचडी कर रहा था तो हम वहीं रिसर्च करते थे। अच्छी लाइब्रेरी है। तो वहां क्या होता था, सुबह 8 बजे खुलती थी लाइब्रेरी, तो हम लोग भी सुबह 8 बजे पहुंच जाते थे। हम तैयारी तो आईएएस ही कर रहे थे, लेकिन बैठते वहां पर थे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने सुविधा दे रखी तो उसका इस्तेमाल कर लेते थे। तो 8 बजे जो लोग लाइन में लगे होते थे सबसे पहले घुसने के लिए, उनमें एक व्यक्ति था करीब 50-55 साल का, खूब दाढ़ी बड़ी हुई, और मतलब बरसों से ना नहाया हो, इस तरह का व्यक्ति। उसके पास एक ही जोड़ी कपड़े थे, 6, 8, 9, 10 महीने वो चलते थे, उसके बाद चेंज होते थे, फिर 9-10 महीने वही चलते थे। और वो लाइन में जहां लगता था उसके आगे पीछे अनुशासन अपने आप आ जाता था। 4 फीट आगे 4 फीट पीछे लोग हट जाते थे अपने आप, इतने अनुशासित लोग आ जाते थे। वो अपना हाइजीन सोच के, कहीं वो जो मक्खियां उड़ रही हैं मेरे पास भी ना आ जाए, इस भाव से रोज सुबह अंदर घुसता था, एक कुर्सी बैठा। उसकी चॉइस किताब की पता क्या थी? जो किताब वहां रखी उनमें से कोई एक किताब उठा ली। ये नहीं कि मुझे वो किताब पढ़नी है, जो किताब सामने आ जाए। अगर आज पॉलिटिकल साइंस की किताब सामने आ गई तो आज पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा जाएगा। और बाकी सबको हर एक घंटे में कुछ हो रहा है, पानी पीने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो अपना आराम से लगा हुआ है, एक पेज पढ़ता जा रहा है, शाम तक पढ़ रहा है। फिर रात को 8 बजे, कभी कभी 1 बजे लाइब्रेरी बंद होती थी, तब उसको लोग बोलते थे बंद होने का टाइम हो गया है। फिर वो उठ के जाता था। तो इतना पढ़ता था, पर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति था। इसे बोलते हैं फिक्सेशन, कि एक चीज पर दिमाग इतना फिक्स हो गया, कंसंट्रेशन अनकंट्रोल्ड हो गई। अनकंट्रोल्ड कंसंट्रेशन को मनोविज्ञान में फिक्सेशन कहते हैं, और फिक्सेशन को देहाती भाषा में पागलपन कहते हैं। जब कहते हैं ना प्यार में पागल हो गया, यानी फिक्स हो गया, उसको 24 घंटे एक ही बात सूझती है। किसी का नाम सूझ रहा है, किताब पढ़ रहा है तो चेहरा उसी का दिख रहा है, बाप रे बाप, बावड़ा वही बावड़ा हो गया। किताब पढ़ रहा तो चेहरा दिख रहा है, अरे क्या पढ़ूं, इसमें औरंगजेब दिख नहीं रहा मुझे तो। तो ये जो अवस्था है ना, इसको बोलते हैं फिक्सेशन। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये, किसी भी एक इमोशन का बहुत तीव्र हो जाना दरअसल दिमाग का खराब हो जाना है। और इसका मतलब उस समय आपके जो बिहेवियर है आपका, उस बिहेवियर का फैसला आपके दिमाग से नहीं हो रहा, आपके इमोशंस के जो इंटेंस इमोशंस है उनसे हो रहा है। और इंटेंस इमोशंस की दिक्कत है कि इमोशंस हमेशा एक तरफा होते हैं। इमोशनल व्यक्ति से ये उम्मीद करना कि दोनों पक्षों को समझेगा, ये बहुत गलत उम्मीद है उससे। दोनों पक्षों को देखने के लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। इमोशंस आपको हमेशा एक तरफ भड़काएंगे। अब इसका उत्तर मिल गया आपको, ध्यान से देखिए। यह किस प्रकार नकारात्मक संवेग हो। नकारात्मक संवेग तो ऐसे कि क्रोध हमेशा किसी के विपरीत होता है, क्रोध किसी के